हटो। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के सभी सम्मानित साथियों को, हमारे स्वयंसेवकों को और जिन तक मेरी आवाज़ ये जा रही है, सबको मेरा यथोचित नमस्कार। आज लाइव आने का आशय सिर्फ इसलिए था कि जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले 2 महीने से समूचा हिंदुस्तान जिस बीमारी, जिस महामारी के दौर से गुज़र रहा है, कोरोना की विभीषिका, लॉकडाउन का दंश, हम सब कहीं भी सरेआम या चौराहों पर जिस ढंग से सभाएं किया करते थे या बड़ी बड़ी बैठकें किया करते थे, आपके साथ हम लोग सब लोग बैठ लिया करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये फिज़िकल डिस्टेंसिंग की बात करते हुए, हम सब दूरी की बात करते हुए हम एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि देश के हालात और हमारे उस देश से हमारा अछूता नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के हालात भिन्न नहीं हैं और बहुत ही विचित्र दौर से गुज़र रहा है। उसका कारण जो कोरोना जैसी महामारी तो है ही है, वो तो रहेगी, लेकिन जो हुक्मरान हमारे हैं, जो सत्ताधीश हैं, जिनके हाथ में इस देश की बागडोर है, वो नाफरमानी कर रहे हैं। वो जनता की हितों की अनदेखी कर रहे हैं, जनता की भलाई की बात नहीं सोच रहे हैं। जो नियम, कानून, कायदे लागू होने चाहिए तो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं सबसे पहले आज बाबा विश्वनाथ की धरती पर मैं तो पैदा हुआ हूँ, काशी में रहता हूँ। आज यहीं से बात शुरू करता हूँ, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए कि 2 महीने का दिन बीत गया और बाबा विश्वनाथ के दरवाजे हम सब के लिए बंद कर दिए गए हैं इस देश के सत्ताधीशों द्वारा। मैं आह्वान करता हूँ आप सबका कि आइए इस मुहिम में शामिल होइए और सरकार से कहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो गेरुआ वस्त्रधारी हैं, सन्यासी हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे कहिए, और जो स्वयं को अपना एक फ़कीर अपने को कहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहिए कि इस देश के देवालों को खोल दिया जाए। जब आदमी पर आपदा आती है, बीमारी आती है, कभी कभी कोई ऐसे मनहूस दौर आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो सीधे उस दर पर जाके आदमी मत्था टेकता है जहां से उसको उम्मीद नज़र आती है। वो होता है ईश्वर, होता है अल्लाह, होता है चर्च है, गुरुद्वारे हैं। आज इन सब पर पाबंदी लगी है, लेकिन कितना विरोधाभास है, कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश के मदिरालय खोल दिए गए और देवालय को बंद कर दिया गया। तो देवालय मोदी जी खोल दीजिए, योगी जी, देवालयों को खोल दीजिए। आज हम ही अपनी बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं काशी से, आज समूचा विश्व, आज आप ट्रंप के तो बहुत बड़े अनुयायी आप बनते हैं, मित्र बनते हैं। ट्रंप सभी धर्मों की प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहा है और हिंदुस्तान में प्रार्थना सभाएं आयोजित करने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है। हम सब अपने घरों से ही प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, मस्जिद जाना चाहते हैं। तमाम लोगों से भी ईद की नमाज अदा हुई, उनसे पूछा कि पिछली बार कब कोई ऐसा दौर आया था। बुज़ुर्गों से भी पूछा कि कोई याददाश्त में आपके हो, 80 साल, 85 साल, 90 साल के बुज़ुर्गों से भी पूछा कि आपकी याददाश्त में कोई बता दें, या आपके बुज़ुर्गों से आपने कभी सुना हो कि ईद की नमाज मस्जिद के बगैर अदा की गई हो। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसी कोई याददाश्त में हम लोगों के बात नहीं आती। वो कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? शराब खाने पर जाके, शराब की दुकानों पर जाके लोग शराब पीकर सड़कों पर गिर रहे हैं और मंदिर जाने से आप रोक रहे हैं। यह कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है, कितनी बड़ी पाप हो रहे हैं, और उसके भागीदार आप हैं। दोस्तों, आज हम सबको लड़ाई सिर्फ इस सरकार से नहीं लड़नी है। एक और तबका है, आप सब जान रहे हैं, इस देश के अखबार नवीस लोग, इस देश के मीडिया, उनसे भी हमको लड़ना है। आज बरबसी ही दिनकर जी की 4 लाइनें हमको याद आ रही हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध लिखा जाएगा। तो अगर अपराधी बनने की तमन्ना ना हो तो आइए इस मुहिम में शामिल होइए, और इस मुहिम में शामिल होकर हम सब आगे बढ़ें और इस देश की खातिर, इस समाज के खातिर, इस समाज को जो बिखर रहा है, हमारा समाज, गरीब तबका किस कदर से बेहाल है, और आरोप हम पर गढ़े जाते हैं। अभी कल या परसों की बात है, इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर
मैं नाम भी ले रहा हूँ, रविशंकर प्रसाद, जब जब वो टीवी पर आते हैं तो चश्मा लगा के बड़ी बड़ी आंखें, नाक फैलाकर अजीब हाव भाव से बोलते हैं और सारे के सारे कसूर राहुल जी पर दे देते हैं और कह रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई पे राहुल जी कमज़ोर कर रहे हैं, कोरोना की लड़ाई को राहुल जी कमज़ोर कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता रविशंकर प्रसाद जी, मैं तो खुली चुनौती देता हूँ आपको। राहुल जी की अगर बात आपने मानी होती, जो जनवरी में कहा था उन्होंने, जो फरवरी में ट्वीट किया था और इस देश को, सरकार को चेताने का काम किया था, कौन सी बात उनकी आपने मानी? अगर उनकी बात मान ली होती तो आज ये महामारी जो 1.5 लाख से ऊपर 1 लाख लगभग 60,000 की होने जा रही है, वो महज कुछ हजार में सीमित हो गई होती और शायद इसका उपचार भी शुरू हो गया होता, लोगों को जागरूक भी किया गया होता। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। 8 बजे घोषणा करते हैं कि 12 बजे से लॉकडाउन, जो जहां है वहीं रुक जाए, तो जो जहां था वहीं रुक गया। अब सारी की सारी कायनात, एक तरह से हिंदुस्तान के सब आलम ठहर से गए और लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि जो दिहाड़ी मजदूर, जो हमारे मजदूर, जो कामगार हैं, उनके घर में निवाला कैसे आएगा, उनके घर की रोटियां कैसे रोटी कैसे आएगी, उनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे, इसके बारे में आपने नहीं सोचा आपने इसके बारे में। और अंततः सड़कों पर निकलना शुरू हुआ। पहली मर्तबा हिंदुस्तान में देखा गया कि जिस ढंग से आनंद विहार और परी चौक गाजियाबाद के पास में जिस ढंग से मजदूरों का जमाड़ा हुआ, लाखों लाख लोग सड़क पर उतर आए। मोदी जी, योगी जी, उनको अपनी मौत का खौफ नहीं था, वो इस बीमारी से वाकिफ थे। वो भी आजकल ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो चीन की खबरों को देख रहे थे, इटली की खबरों को देख रहे थे, रूस की खबरों को देख रहे थे, जर्मनी की खबरों को देख रहे थे, अमेरिका की खबरों को देख रहे थे, वह भी जानकार थे। लेकिन बगैर मौत के खौफ के, वो मौत के खौफ से नहीं डरे हुए थे, वह घर की ओर अपने निकल पड़े कि मरना तो यहाँ भी है, मरना तो वहाँ भी है, इससे बेहतर हो कि अपनों से मिल लिया जाए। उनको अपनों से न मिल पाने का मलाल था जो सड़कों पर हमारे मजदूर निकल गए। और उन मजदूरों की खातिर जब सोनिया जी ने आह्वान किया कि किराया हम देंगे, ट्रेनें आप चलवाइए, किराया हम देने को तैयार हैं, तो लगातार तब तक फिर अचानक से तमाम कागजी आंकड़ों में फेरबदल शुरू हो गया। रेल मंत्री का बयान अलग आना शुरू हो गया, कुछ मुख्यमंत्रियों ने बयान अलग देना शुरू कर दिया। घबरा गए। सोनिया जी का बयान न उनके गले की हड्डी बन गया, न नीच उगलते बन रहा था, न निगलते बन रहा था। हम तो वो लोग हैं जो समाज सेवा करना जानते हैं। हमारी रगों में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की खून दौड़ रहा है, हमारे रगों में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन रची बसी है। हम जानते हैं हमारे रगों में कांग्रेस की विचारधारा, एक आदर्श परंपरा रची बसी है, वो दौड़ती है, रक्त प्रवाह के साथ प्रवाहित होती है, कि वो जलती है तो सीधे एक आदर्श भारतीय परंपरा के रूप में निकलती है। उस भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए सोनिया जी ने यह ऐलान किया था और शुरू भी कर दिया। और वह परंपरा नेहरू गांधी के परिवार, अभी तो कल ही के दिन बीता है, पंडित नेहरू का पुण्यतिथि था, हम उनको भी स्मरण करते हुए आज कह रहे हैं कि नेहरू का परिवार है, वो गांधी परिवार है। मोतीलाल जी से उन्होंने इनकलकेट किया, इन चीज़ों को परंपरा में लिया है। महात्मा गांधी के अनुयायी का ये परिवार है। और उसने भी घोषणा की, उनकी बेटी भी एक कदम आगे निकली और उत्तर प्रदेश की सीमा, जहां उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी हैं, बतौर प्रभारी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। 1000 से ज़्यादा बसों को लेकर भेज दिया नेताओं को कि लगा दो और मजदूरों को उनके गंतव्य, उनके स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन वारे नौकरशाही, वारे इस देश के सत्ताधीश, किसी की मदद करना तो दूर, आप अगर कोई मदद दे रहा है तो उसको लेने से भी इनकार। कागजी आंकड़ों में इस फेरबदल को उठाकर कर दिया, फेरबदल कर रहे थे। शर्म आती है आप पर, लानत भेजता हूं आप पर। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना मेरी आदत नहीं, लेकिन योगी जी, आप तो सन्यासी की वेश में रहते हैं, सन्यास लिया है आपने, आपको भी ममता आप में अंदर नहीं जागी। आप इतने निर्मोही कैसे हो सकते हैं, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा बसें सीमा पर खड़ी हो और उनको बैरंग वापस लौटा दें। आपने देखा है, मैं उस नाम नहीं ले सकता, अब मैं आज अपनी ज़ुबान से नहीं बोल सकता, जो मज़दूर, हजार मज़दूर जो नंगे पाँव चल रहे हैं सड़कों पर, जिनके पैरों की चप्पल टूट गई है, जूते टूट गए हैं, और
माँ अपनी प्रसव पीड़ा, जिसकी प्रसव पीड़ा से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती है, आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, मोदी जी, प्रसव पीड़ा से बड़ी कोई पीड़ा नहीं मानी गई है। वो प्रसव सड़कों पर हो रहा है, अपने नौनिहालों को सड़क पर मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है, लोगों को ट्रेनों में जन्म दे रहे हैं बच्चे, फिर भी आपका कलेजा नहीं पसीजता। तो लानत है आप पर, लानत है ऐसे दिल और दिमाग पर। किस काम का ये दिल और दिमाग, किस काम की आपकी ये सोच कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को न संवार सके, हिंदुस्तान के लोगों की देखभाल न कर सके? क्या इसी दिन के लिए हिंदुस्तान के आवाम ने आपको वोट दिया था? मोदी जी, रात में सोते समय कभी सोचा करिए। योगी जी, रात में सोते समय ठंडे दिमाग से सोचिए कि कांग्रेस क्या कह रही थी, क्या करना चाह रही थी, और आपने किस तरह से उसको झुठलाने का प्रयास किया। यह आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपने जो काले कानून लागू किए हैं, आज उसके विरोध में हम सब लोगों ने यह काले पट्टी बांध कर, कल काला सर पे पट्टी बांध के रखा था, हम लोगों ने विरोध किए थे। हम सब सत्याग्रही लोग हैं, हम सत्य का आग्रह करते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन करते हुए घरों से यह आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आपके मंत्री तो लगातार किस कदर से बयान दे रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा 1853 में, जब बंबई से ठाणे के बीच में पहली बार रेल सेवा शुरू की गई, तब से लेकर आज तक एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर ट्रेन को परिवर्तित कर दिया जाता है समय के हिसाब से, तो तमाम मेमो इशू हो जाते हैं, जीएम तक खबर दी जाती है, रेलवे बोर्ड को खबर दी जाती है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का कारण क्या था, भेजने का कारण ट्रेन को क्या था। लेकिन ऐसा नहीं, 40-40 ट्रेनें जिस गंतव्य की ओर रवाना हुई वहां न जाकर कहीं और पहुंच गई, और इस देश का रेल मंत्री बहानेबाजी कर रहा है। इस बात का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जी आप एक बार भी नहीं आएंगे। ट्रेनें कितनी कैंसिल हो गई, हवाई यात्राओं के लिए टिकट आपने बुक कराया, हवाई यात्राएं कैंसिल हो गई। आज आप घोषणा करते हैं कि कल से परसों से रेल स्टार्ट शुरू होगी, रेल सेवा शुरू होगी, और टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाती है। फिर अचानक रात में फरमान आ जाता है आपका कि नहीं, वो टिकट रद्द किए जाते हैं, वो सारे फैसले रद्द किए। ये तुगलकी फरमान कैसा, यह नादिर शाही रवैया कैसा? ये अंततः तो पिसना तो जनता को ही पड़ता है ना। उनकी क्या मजबूरी थी, कि एक वोट आपको दे रखा था? आपकी में उम्मीद की कोई किरण रही होगी। आपने जो बरगलाने का काम किया था, उसके कारण वो भ्रम के जाल में फंस गए और वोट देने का काम किया। और उस वोट की खातिर उसकी परिणति किस शब्दों में आज हो रही है कि आज समूचा हिंदुस्तान तबाह है। लॉकडाउन का दंश, फैक्ट्री के ताले नहीं खुले, दुकानों के शटर नहीं उठे, गाड़ियों के पहिए नहीं चले, और आप लंबी लंबी योजनाएं, पता नहीं कितना 20,000, 20 करोड़, 20 लाख करोड़, क्या क्या पता नहीं, 5-5, 6-6 दिन बखान कर रहे हैं कि हमने दे दिया। हम भी कल गए थे, तमाम लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे, लोगों से जानने की कोशिश की, कई व्यापारियों के बीच में गए, तो व्यापारियों ने कहा कि जब दुकानों के शटर नहीं उठ रहे हैं, हमारी फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, हमारे गाड़ी के पहिए नहीं चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टर ने कहा, तो ऐसे में कर्ज, किस बात का कर्ज, कौन सा कर्ज? सरकार को एक कदम आगे बढ़कर चाहिए था, आर्थिक रूप से उनको सहायता देने की, मदद करने की। जो कर्ज उन लोगों ने पहले ले रखे थे, उनमें छूट की बात की जानी चाहिए। आपने छूट एक भी नहीं दी है। आपने सिर्फ और सिर्फ सीमाएं बढ़ा दी हैं कि जो मई महीने में देना था उसे जून महीने में दे दीजिएगा, जो जून महीने में देना था उसे जुलाई में दे दिया। देना तो पड़ेगा, लेकिन कहाँ से देगा? 60 दिन मोदी जी, योगी जी कम नहीं होते हैं। निर्मला सीतारमण जी, बड़ी बड़ी बातें कहने से देश नहीं चलता है। यथार्थ के धरातल पर अगर आप उतरिए, तब हकीकत का एहसास होता है। हकीकत का एहसास तब होगा। आज किस कदर से, अभी चंद दिनों की बात है, मैं वाराणसी का जिक्र करना चाहता हूँ। हरियाणा से चलकर एक महिला आई थी, वाराणसी के चौका घाट एक चौराहा है, वहाँ पर अपने बच्चे को लेकर पटरी पर बैठी हुई थी। सुशीला नाम की युवती थी, दूध मुहा बच्चा था गोद में। हिंदुस्तान अखबार में बड़े प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया था। मुकीद नाम का होनहार पत्रकार था। मैं उसे बधाई देना चाहता हूं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कि बधाई हो मुकीद, तुमने जज्बा दिखाया, ऐसी फ़ोटो को लेने का जज्बा दिखाया हिंदुस्तान अखबार के उस दिन उस कॉलमिस्ट का, जिसने इस
अपने डेस्क से इस न्यूज़ को जाने दिया। वह उस माँ गोद में लेकर बच्चे को देख रही थी, बच्चा रो रहा था, और जब उससे उस मुकीद पत्रकार ने पूछा कि आप बच्चा को रोक रहा है, इसे दूध क्यों नहीं पिलाती, इसे कुछ खिलाती क्यों नहीं, तो कि माँ उसकी रो कर फफक कर रोने लगी और कहती है, पिछले 2 दिनों से मैंने केवल पानी पी है, मैंने सिर्फ पानी पिया है 2 दिनों से। और बेबसी देखिए, जो माँ इस तरह के शब्द जल्दी किसी के सामने घूंघट की आड़ में बच्चों को दूध पिलाती है, वह बयान नहीं कर सकती थी। पत्रकार के सामने आया होकर उसने कहा अपने बयान को कि मैंने 2 दिनों से पानी नहीं पिया है और मेरा दूध नहीं बन रहा है, दूध मेरा उतर नहीं रहा है, बच्चे को मैं क्या पिलाऊं, बच्चे को स्तन मुंह में लगा रहा था, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूं, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन बेबसी है। ये अखबार में पंक्तियां लिखी थी, स्तन मुंह में लगा रहा था, बच्चा स्तनपान करने की स्थिति में नहीं था, न माँ स्तनपान कराने की स्थिति में। इससे बड़ी बेबसी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है एक माँ के लिए कि बेटा उसका गोद में जो किलकारी खेलता था वह गोद में लिए था, उसे दूध नहीं पिला रही सकती थी। अभी कल के टीवी पर चैनलों ने दिखलाया कि किस कदर से एक बच्चा अपने माँ को जगाने का प्रयास कर रहा है जो चिर निद्रा में लीन है, वो उठ ही नहीं सकती, लेकिन अबोध बालक, 1.5 साल का बालक, वो जगाने की कोशिश कर रहा था कि जाग जाए मेरी माँ, लेकिन माँ के ऊपर एक चादर डाला था जो कफन के रूप में था, उससे जगाने का प्रयास कर रहा था। ट्रेनें आपकी कहाँ हैं और कहाँ जा रही हैं? ट्रेनें में लोग 90 घंटे, हिंदुस्तान की ऐसी कोई दूरी नहीं है जो कश्मीर से, सबसे बड़ी दूरी शायद कन्याकुमारी से जो कश्मीर की ट्रेन है वह भी 90 घंटे का वक्त नहीं लेती है। 90 घंटे, कोई 70 घंटे, 80 घंटे, 90 और 95 घंटों में सफ़र तय करने वाली ट्रेनें कैसे लोगों को खुशहाल बना सकती है, कैसे आराम से घर पहुंचा सकती है। पानी की लूट हो जा रही है, कई जगह तो पानी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हमने रेल सेवा बहाल कर दी। आज चिल्ला कर बसों के लेने की बात कर रहे हैं। तमाम ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर योगी जी मुकदमा आपके लोग कर रहे हैं, और जब हमने 1000 बसें लाकर खड़ी कर दी तो आप नंबर ढूंढ रहे थे। शर्म आती है आप पर, शर्म आती है। जब चुनाव का दौर आता है तो ट्रकें इस कदर खींचते हैं, प्राइवेट गाड़ियां इस कदर से खींचते हैं, आप बसें इस तरह से खींचते हैं, स्कूल कॉलेजेस की बसें इस कदर से मांग लेते हैं, तब तो नंबर उनका चेक नहीं करते कि किसका कागज फेल है, किसका कागज पास है। अरे आपके सूबे में वो ट्रकें आ रही थी, आपके सूबे में वो बसें आ रही थी, आप सीज कर देते उनको, लेकिन गंतव्य तक तो पहुंचा देते, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप गरीबों को मिटा देना चाहते हैं, उनकी गरीबी को मिटा नहीं देना चाहते हैं। वो जो नारे लग रहे हैं, कभी वीडियो मंगा के अपने नौकरशाहों से, अपने नुमाइंदों से, आपके जो इर्द गिर्द विद्वेषक घूमते रहते हैं, उनसे पूछिएगा कि वो नारे क्या लग रहे थे। हम लोग तो बहुत नारे लगवाएंगे तो यही कह देंगे कि फ़लाँ आदमी मुर्दाबाद, फ़लाँ आदमी हाय हाय, लेकिन गाली की ज़ुबान में वो नारे दे रहे। वो गाली, याद रखिएगा, मैं आपको बहुत बड़ी सलाह नहीं देता, लेकिन गाली हमेशा शुद्ध होती है, दिल से दी जाती है, और जो दिल से बात कही जाए तो अंतरात्मा की आवाज़ होती है। वो अंतरात्मा उनकी चित्कार रही है, तब उनके ज़बान से गाली निकल रही है। मुझे हैरत हुई कि ऐसे शब्द का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है किसी सम्मानजनक पद पर रहने वाले के खिलाफ। ऐसे के विरोध में कितना भी आदमी गिर जाए, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जब नाक से पानी ऊपर होने लगता है तो क्या शब्द, क्या विचार, कुछ नहीं समझ में आता। आज युद्ध की भूमिका में वो आ गए हैं, और युद्ध की भूमिका में, जब युद्ध के क्षेत्र में शब्दों और विचारों की मीमांसा नहीं की जाए, आज विचार खत्म होने लगे हैं लोग। सिर्फ उसके पीछे कारण है कि उनकी भूख, जब भूख खत्म हो जाती है, भूख बढ़ जाती है, भूख जब आग का रूप ले लेती है, क्षुधा जब आग का रूप ले लेती है, तो इस देश के सत्ताधीशों में यही कहना चाहता हूँ कि दिल और दिमाग फिर काम नहीं करता। आप मजदूरों की बात कर रहे थे, आप गरीबों की बात कर रहे थे, आर्थिक पैकेजेस की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ जब इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमारे प्रदेश का अध्यक्ष आगरा पहुंचता है तो आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। आगरा में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट जमानत दे देते हैं, लेकिन आपका दिल तो इससे भरता नहीं, कैसे जमानत मिल गई। दूसरे केस में लखनऊ बुला के जेल में डाल देते हैं। अरे रोज उससे सामना होगा, साल के कई दिनों विधानसभा में आपका भी सामना होगा। क्या नज़र मिला सकेंगे उससे? क्या नज़र मिला सकेंगे? लेकिन शायद आप नज़र मिला सकते हैं, इसलिए कि आपके आंखों का पानी मर चुका है, आपकी आंखों का पानी सूख चुका है।
तो आप नज़र मिला लेंगे। लेकिन जब आवाम जब सवाल करेगी 2022 में, 2024 में, तो आपके सामने जवाब नहीं होगा। जब आवाम की उंगलियां जब आपके चुनावी निशान से हटकर जब दूसरे निशानों पर जब बटन दबेगी, तब आपकी सोच जागृत होगी कि हमने क्या किया था और क्या नहीं किया था। आपको सिर्फ इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप भ्रम का जाल फैलाकर लोगों पर शासन करें। कहा गया है कि खैर खून खांसी, योगी जी आपके लिए भी कह रहा हूं, मोदी जी आपके लिए भी कह रहा हूं कि भ्रम बहुत दिनों तक छिपता नहीं है। आदमी के अपराध, आदमी का झूठ बहुत छुपता नहीं है। गांव में पला बड़ा हूं, गांव की भाषा भी जानता हूं। गांव में कहा जाता है खैर खून खांसी खुशी, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मद्यपान। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मद्यपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। रहीम कह गए हैं कि किसी का कत्था जब पान में खा लेता तो वो कभी छुपता नहीं है। खून हो जाए तो कभी छुप नहीं सकता है। खांसी जब आती है तो उसको दबाने से दबती नहीं है। और खुशी भी चेहरे से ज़्यादा देर छिपा नहीं सकता है। और किसी से बैर करें, किसी से प्रीत करें और मदिरा पान जब कर लें तो ये कभी छिपता नहीं है। उसी तरह से आपका झूठ बहुत दिनों छुपने वाला नहीं है। बहुत दिनों आपका झूठ छुपने वाला नहीं है। बहुत दिनों आपका भ्रम का जाल अब छिपने वाला नहीं है। और निसंदेह जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब हम सब सड़कों पर होंगे तो आपसे सवाल करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए सवाल करेंगे। भेज दीजिएगा आप जहां भेजना होगा, उस वक्त सब जाने को तैयार हैं, चले जाएंगे, लेकिन सवाल तो पूछेंगे आपसे, सवाल पूछेंगे। आज गुजरात मॉडल कर आप सत्ता में आए थे। गुजरात मॉडल का हश्र आपने देख रहे हैं क्या हो रहा है। सिविल हॉस्पिटल में 586 मौतें हो चुकी हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में 586 मौतें मोदी जी हो चुकी हैं। और हर प्रति घंटे एक मौत का दर है वहाँ पे। प्रति घंटे एक मौत, 24 घंटे में 24 मौतें हो रही हैं। और आज न्यूज़ को दबा दिया जा रहा है। महामारी से निपटने के लिए मीडिया मैनेजमेंट से महामारी से नहीं निपटा जा सकता। महामारी के तौर पर ही निपटा जा सकता है। अगर कोई बीमार है तो उसकी दवाई देकर ही उसका इलाज किया जा सकता है। उसको ढांढस बढ़ास का इलाज नहीं किया जा सकता। उसी तरह से इस महामारी से अगर निपटना है तो मीडिया के भरोसे मत निपटिए। एक दिन इस वक्त याद कर लीजिए, जान लीजिए, आप समाज में हम लोग भी रहते हैं। अगर किसी ने अपनी विश्वसनीयता खोई है तो हिंदुस्तान के टेलीविज़न के चैनलों ने खोई है। और वो उसकी भी देन नरेंद्र मोदी जी आपकी है कि जिस कदर से आप जानते हैं घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों अपराधी होता है। तो इस तरह से अगर मीडिया बिक रही है तो वो भी अपराधी है। अगर उनको कोई खरीद रहा है, मैं अगर कह रहा हूँ अगर कोई खरीद रहा है तो वो भी अपराधी है। और अपराधी कौन है ये हिंदुस्तान की आवाम इस बात समझ रही है। लोगों ने चैनलों को देखना बंद कर दिया है। 1-2 चैनल देख रहे हैं सिर्फ, जहाँ से कुछ न कुछ उनको मिल सक रहा है। चंद बातें दिखाई जाती हैं फिर उसके बाद हटा दी जाती हैं। क्या कारण था? मैं मीडिया मैनेजमेंट के लोगों से भी कहता हूँ, मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ, क्या कारण था? जब सुखदेव विहार की फ्लाईओवर पर सड़कों पर राहुल गांधी जी घूम रहे थे, ठीक उसी समय एक क्लिप चलती है कि राहुल गांधी जी आज सुखदेव विहार पर मजदूरों से मिलने गए। 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा ये क्लिप नहीं चली थी और उसके बाद अचानक हटा दिया जाता है। ये मामूली खबर नहीं थी। जब राहुल गांधी जी सड़कों पर उतर गए थे कोरोना की विभीषिका में, उन्होंने जान की परवाह नहीं की। आज राहुल गांधी जी, हम सब जो सड़कों पर हैं, तो राहुल जी भी अगर सड़कों पर हैं, इसलिए राहुल जी ललकार कर कहते हैं कि हमारे कांग्रेस जनों को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज अगर हम सड़कों पर हैं तो हमारा नेता कहता है हम खुद भी सड़क पर हैं, इसलिए तुम भी सड़क पर उतरो। आपने तो कह दिया जान है तो जहान है, जान बचा के रखो। तो लेकिन जब हमारे मजदूर नहीं रहेंगे, हमारे कामगार नहीं रहेंगे, हमारी कौम नहीं रहेगी, तो ऐसी जान का क्या करना है? ऐसी जान को हिफाजत रख के हमें तो उनकी भी जान को हिफाजत रखना है।
हमें तो उनकी भी जान का हिफाजत करना है। हमारा समाज जीवित रहेगा तब हम रहेंगे, इसलिए हम सब सड़कों पर निकलते हैं। इसलिए हम लोग सड़कों पर निकलते हैं, पानी पिलाते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, बिस्किट देते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, उन मजदूरों को खाना देते हैं, ट्रेनों के सामने जाते हैं, उनको मुहैया कराते हैं, अन्न मुहैया कराते हैं, खाद्यान्न अब मुहैया कराते हैं। गरीब बस्तियों में मजदूरों को, कामगारों से की बस्तियों में जाते हैं, कमज़ोर वर्गों के बीच में जाते हैं और उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। साल में तमाम हम लोग अनाज बेच भी दिया करते हैं। इस साल कुछ कुंटल अनाज नहीं बेचेंगे, बस इतना ही होगा, लेकिन वो अनाज अगर किसी के हलक की रोटी बनेगी, किसी पेट की भूख शांत होगी, तो शायद मेरे लिए बड़ी बात होगी। आज हम सब लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने भी कहा कि खाद्यान्न एकत्रित करिए, जहाँ ज़रूरत है उस जगह उसको भेजिए, और हम सब लोग लगातार खाद्यान्न एकत्रित कर रहे हैं और खाद्यान्न का वितरण भी कर रहे हैं। आज हम इस लड़ाई में आप तमाम अपने साथियों से कहते हैं कि आइए, खुलकर आइए और आगे बढ़िए। राहुल गांधी जी जिस कदर से बात कर रहे हैं, आपने आर्थिक पैकेज तो बहुत बड़ी कर दी, घोषणाएं बहुत बड़ी कर दी, लेकिन हकीकत में आपने देखा बैंकों में ईएमआई काट ली गई है, किसी को छूट नहीं मिल रही है। आपने घोषणाएं वहां कर दी, 5 दिन तो आपने लगातार चैनल पर चलाने का पूरा दिन, पूरा मंत्रिमंडल आपका चैनल पर बैठ गया बखान करने के लिए। लेकिन नौकरशाहों के माध्यम से अगर बैंकों में कागजात पहुंच जाते, बैंकों में सर्कुलर पहुंच जाते, तो शायद कुछ छूट मिल जाती। लेकिन जब बैंकों में हम पहुंचते हैं तो छूट नहीं मिल रही है। कहते हैं सर्कुलर नहीं आया है। टेलीविज़न की घोषणा और अखबार के समाचारों से हमारा बैंक नहीं चला करता। जब सर्कुलर आएगा तो उसका अनुपालन किया जाएगा। सर्कुलर नहीं पहुंच रहे हैं तो इस तरह का भ्रम का वातावरण क्यों फैला रहे हैं भ्रम का वातावरण। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज आप राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हमारे इस देश के तमाम मंत्रीगण, तो राहुल जी ने जो घोषणा की एक बात तो अमल करके देख लो। आज 10,000 रुपये आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं, राशन कार्ड बनवाने की बात कर रहे थे। रघुराम राजन जी से उन्होंने बात किया, बनर्जी साहब से उन्होंने बात किया, इस देश के तमाम बड़े अर्थशास्त्रियों से बात, नोबेल प्राइज विनर से बात किया। राहुल गांधी जी ने जानते हैं कि आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन वह अपनी बातों को आपके बीच में रखना जरूरी रखता है। अभी वो विश्व विख्यात 2 चिकित्सकों से उन्होंने वार्ता की, उनकी भी बात आप नहीं सुन रहे हैं। करना क्या चाहते हैं? राहुल जी ने तो शुरू में ही कह दिया था स्पष्ट रूप से कि न्याय योजना से बड़ा विकल्प इस वक्त किसी भी कमजोर वर्गों के लिए या किसी भी आवाम के लिए नहीं हो सकता है। आप लागू कर दीजिए मोदी जी न्याय योजना जो हमने पेश की थी, लागू कर दीजिए। उस न्याय योजना का नाम बदल दीजिए, दीनदयाल योजना करना हो कर दीजिए, श्यामा मुखर्जी योजना करना हो कर दीजिए, अटल जी के नाम से कर दीजिए। लेकिन तो आप तो बड़े शौकीन आदमी हैं, इस विभीषिका में भी मोदी किट बांटे जा रहे हैं, अपने नाम से ही जारी कर दीजिए। लेकिन कर दीजिए, मत कांग्रेस का जिक्र करिए, लोगों तक जाने दीजिए इन खबरों को कि न्याय योजना क्या है। 10,000 रुपए आर्थिक मदद की बात, आज आर्थिक मदद की आवश्यकता है, कर्ज की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में कहा गया है, लोन हैज ओनली 4 वर्ड्स बट इंटरेस्ट हैज मोर देन दिस। लोन में 4 शब्द होते हैं मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी, LOAN, लोन, लेकिन इंटरेस्ट इससे ज्यादा बड़ा होता है, ब्याज ज्यादा बड़ा होता है। उस ब्याज की अदायगी कैसे होगी? काम धंधे नहीं चल रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है PM केयर फंड तो आपने नया तो बना दिया, RTI के दायरे से भी मुक्त कर दिया उसको, ताकि हम RTI से पूछ भी न सके कि कहां से और कितना और कहां किस मद में खर्च हो रहा है, कहां से कितना पैसा आया। PM रिलीफ फंड तो पहले से था, वो आपके विवेकाधीन कोष था, आप वहां से निर्णय ले सकते थे खर्च करने के। लेकिन नया PM केयर फंड, तो उसी PM केयर फंड से ही कम से कम 10-10 हज़ार रुपए हिंदुस्तान के कमजोर वर्गों को देने की बात करिए। अगले 6 महीना तक 7500 रुपए की बात की जा रही है, दीजिए। हिंदुस्तान के रोजगार ठप हो गए हैं। जो मजदूर हरियाणा से चलकर, सूरत से चलकर, अहमदाबाद से चलकर, गुजरात से चलकर, दिल्ली से चलकर, पंजाब से चलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल पहुंच रहा है, तो याद रखिएगा कि इस ट्रॉमा के बीच में, इस जो मनोदशा के बीच, इस मनोवृत्ति के बीच में वह तुरंत घर से वापस काम पर जल्दी नहीं लौटेगा। यह तो सत्य है।
इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यह यक्ष प्रश्न है कि आगे अब लॉकडाउन के जब खत्म होगा तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, उन मजदूरों को कैसे लाया जाएगा, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, कौन सा आप प्रलोभन देंगे, मैं प्रलोभन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कौन सा प्रलोभन देंगे। तो कम से कम पहला महीना 10,000 रुपये, 7500 रुपये उनके घरों को पहुंचाइए। असली राजा तो वही होता है कि रात में, हम सब बचपने में कहानियां सुना करते थे कि रात में वेश बदलकर सड़कों पर उतरता था, यथार्थ के धरातल पर वो देखता था कि राजा के खिलाफ कौन बोल रहा है, राजा के पक्ष में कौन बोल रहा है, समाज की दुर्दशा है, समाज की दशा क्या है, समाज की दिशा क्या है, सोचनी है, दयनीय है कि अच्छी जा रही है, समुचित व्यवस्था है कि नहीं है, उसके सिपह सलार क्या काम कर रहे हैं, उसके मातहत लोग बैठने वाले काम क्या कर रहे हैं। लेकिन आज तो चैनल के माध्यम से भी आप नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, आप सड़कों पर उतरना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने वालों को आप जेल भेज दे रहे हैं। तो कैसे चलेगा। यह तानाशाही रवैया कहा जाता है, इसको निर्मोही कहा जाता है, इसको निष्ठुर कहा जाता है। कहीं करुणा आप में नहीं है, कहीं ममता जागृत नहीं हो रही है। आइए, उतरिए, उतरिए इस देश के खातिर, अपने अहम को त्याग दीजिए, अहम को त्याग दीजिए। अहम को त्यागेंगे तब सच्चे इंसान बन सकेंगे। इस देश में राम राज्य की परिकल्पना के साथ आप आए थे, लेकिन क्या हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं, रावण शब्द बहुत खराब माना जाता है। रावण कोई सींग पैर वाला, सींग, बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत वाला कोई राक्षस नहीं था। प्रवृत्ति उसकी राक्षसी थी, उसका चरित्र राक्षसी था, उसकी मनोवृत्ति जो थी राक्षसी थी। उसने लोगों के मूल अधिकारों को छीन रखा था, तपस्वियों की तपस्या नहीं करने देता था, सन्यासियों को तपस्या नहीं करने देता था, पूजा में विघ्न डालता था। वह पाश्विक प्रवृत्ति हो चुकी थी, राक्षसी प्रवृत्ति हो चुकी थी। मूल अधिकारों को छीन रखा था लोगों के, इसलिए राक्षसी प्रवृत्ति कहा गया। और आज भी लोगों के मूल अधिकारों को छीन रखा गया है। गांधी के ग्राम स्वराज को झुठला दिया गया है। गांधी का ग्राम स्वराज कहाँ गया गांधी का ग्राम स्वराज, उसको झुठला। गांधी की समाधि पर 2 अक्टूबर के दिन मत्था टेकने से सिर्फ आपका भला नहीं होगा, उसके लिए गांधी के नैतिक मूल्यों को भी अपनाना पड़ेगा। गांधी के सत्याग्रह की बात करनी पड़ेगी। और हम सब सत्याग्रही हैं, हम सत्य के साथ चलते हैं। आज राहुल जी से आप क्यों इतना भयभीत हैं, आज प्रियंका जी से आप क्यों इतना भयभीत हैं, आज कांग्रेस से क्यों इतना भयभीत हैं? सिर्फ इसलिए कि हम सच के साथ हैं। सत्य के साथ चलने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। सत्य से असत्य हमेशा भयभीत होता है। आप असत्य के साथ हैं, इसलिए भयभीत हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर कांग्रेस के अधूरी रहती है, बगैर उनकी आलोचना किए बगैर अधूरी रहती है। राहुल जी का नाम लिए बगैर आपकी कोई फहरिस्त पूरी नहीं होती। प्रियंका जी का नाम लिए बगैर आपकी कोई फहरिस्त पूरी नहीं होती। यह इस बात का द्योतक है, यह इससे स्पष्ट होता है कि आप उनसे भयभीत हैं। भयभीत इसलिए हैं कि भविष्य राहुल जी का है, भविष्य प्रियंका का है, भविष्य इस देश के कांग्रेसियों का है, कांग्रेस का के साथ साथ कांग्रेस की विचारधारा का है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से पैदा हुई है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से पैदा हुई है, जो अहिंसा के विचारधारा से पैदा हुई है, वह आपको भयभीत करता है। और स्वाभाविक भी है, भयभीत होना भी चाहिए, क्योंकि आप तो जाने का दिन आपका आ गया और हम सब के आने का दिन है। और आपको अब भी वक्त है। तमाम आंकड़े की बात हम कर, मैं फिर कह रहा था, मैं फिर लौट रहा हूँ गुजरात की ओर, हिमाचल की ओर लौटना चाहता हूँ कि जिस ढंग से हिमाचल के मंत्री ने इस्तीफा दिया, वहाँ के सेक्रेटरी ने इस्तीफा दिया, पीपीई किट, इस कोरोना की विभीषिका में भी ये धांधली, ये भ्रष्टाचार। हिंदुस्तान का स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य हेल्थ सेक्रेटरी जिन पीपीई किट को गुजरात में भेजने के लिए कह देता कि वो उपयुक्त है, मुख्यमंत्री कह देता उपयुक्त है, और वहाँ के डॉक्टर्स इसको सीधे नकारा घोषित कर देते हैं, नाकाबिल घोषित कर देते कि ये वेंटिलेटर किसी काम का नहीं है। पानी देने वाले पाइप से वेंटिलेटर बनाकर सांस देने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं?
क्यों कर रहे हैं ऐसा? और भ्रष्टाचार का आरोप हम पर लगाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप। आज भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई आपकी सरकार। जरूरत है आत्मचिंतन की, आपको जरूरत है आपको इन पर विचार करने की कि इस कोरोना के विभीषिका में, लॉकडाउन के दंश में भी, कोरोना के विभीषिका लॉकडाउन के दंश में आप भ्रष्टाचार, पैसे कमाने की सोच रहे हैं, पैसे कमाने की सोच रहे हैं। इससे निजात दिलाइए, निजात दिलाइए, निजात दिलाइए मोदी जी, निजात दिलाइए। बाहर जाइए योगी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अजय लल्लू जी की गिरफ्तारी जो हुई है वो अनैतिक है। उनको तत्काल रिहा किया जाना चाहिए, रिहा किया जाना चाहिए। आपने तो जब पहला लॉकडाउन हुआ था 21 दिन का, तो बड़े ही ऊंचे स्वर में आपने कहा था मोदी जी कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीत लिया, 21 दिन में हम लोग कोरोना जीत लेंगे। थाली भी पिटवा दी, दिए भी जलवा दिए, लेकिन 21 दिन नहीं 60 दिन बीत गए। कहां है आपकी वाणी? 3 गुना दिन ज्यादा बीत गए। बात 18 दिन की कर रहे थे कि 18 दिन में महाभारत को युद्ध हमने जीता और 21 दिन में हम कोरोना को जीत लेंगे। गणित सुधार लीजिए, 18 गुणे 3 54 होते हैं और 54 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, 54 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और कोरोना पर विजय नहीं। जिस वक्त आपने कहा था 1000 भी संख्या नहीं थी और 1,51,000 का नेग कोरोना संक्रमित लोगों का कल ही मिल गया था, आज लगभग 1,60,000 हो गए। और आप बात करते हैं, आज आप बात करते हैं। मोदी जी, आप बोलने के बाद भी कभी सोचते नहीं कि समाज क्या सोच रहा होगा? आप कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि आवाम क्या सोच रही होगी आपके बारे में? अभी आप जिस ढंग से फर्जी अंदाज में आप करते हैं फॉलो, आपके लोगों ने कह दिया ट्विटर पे, मेरी बात नहीं, ट्विटर पे कह दिया कि ट्विटर के फॉलोअर 60% से ज्यादा फर्जी आपके निकले। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फेक फॉलोअर्स के माध्यम से चला रहा हो। विश्व में क्या इमेज बनेगी, क्या इमेज बनेगी भारत की कि भारत का प्रधानमंत्री फेक अकाउंट रख रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ट्विटर के हवाले से कह रहा हूं, ट्विटर के हवाले से कह रहा हूं इन बातों को। और योगी जी, आपने तो कह दिया 75%, 25%, 10%, कहां कौन से आंकड़े गिना दिए आपने आंकड़े कि महाराष्ट्र से आने वाले 75%, लेकिन गुजरात का नाम नहीं लिया था। गुजरात का आपने नहीं नाम लिया। अरे गुजरात से भी मजदूर बहुत आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, उनका भी जिक्र कर देते। आपके गणित के हिसाब से तो 10 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन 7,000 की संख्या आपकी प्रदेश सरकार बता रही है, आपके नुमाइंदों 7,000 बता रहे हैं। तो कौन झूठ बोल रहा है? अगर प्रदेश के सरकार के नौकरशाह अगर 7,000 के आसपास बता रहे हैं और आप 10 लाख बता रहे हैं और दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो दोनों ही परिस्थितियां इस सूबे के लिए कतई उचित नहीं मानी जा सकती, आदर्श नहीं मानी जा सकती, इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इसमें से कौन झूठ बोल रहा है? लेकिन कम से कम यह तो स्पष्ट कर दीजिए, यह स्पष्ट होना चाहिए, जनता के सामने सच आना चाहिए। केंद्र सरकार में लगातार ब्रीफिंग होती थी, एक हफ्ते के लिए ब्रीफिंग भी गायब हो गई मंत्रालयों के। फिर एक चैनल ने, एनडीटीवी के एक चैनल जो चलता है उस पर कुछ विश्वास लोगों का है, जब उसके पत्रकार रवीश ने कहा तो दूसरे दिन से फिर ब्रीफिंग शुरू हुई। देश को जानने का हक है, हमें जानने का हक है कि आज कोरोना की क्या स्थिति है, कोरोना के लिए भविष्य में कौन सी योजनाएं बन रही हैं, कल कौन सी योजनाएं आप लागू करने जा रहे हैं, यह सरकार कौन सी योजनाएं लागू करना चाहती है, वह जानने का हक है। उसी हिसाब से हम सब भी अपना कदम घर से निकालते हैं। हम भी कदम निकालने से पहले सरकार के निर्देशों के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन भ्रम मत फैलाइए। हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि भ्रम मत फैलाइए। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि अभी भी तमाम मजदूर सड़कों पर हैं,
धीरे धीरे वो घर लौट रहे हैं। उनके वापसी का मुकम्मल इंतज़ाम करिए, मुकम्मल इंतज़ाम करिए उनके वापसी का। वह भी हमारे इस देश के नागरिक हैं। आज वो मजबूर हैं। जब उनकी जेबें टटोली जाती हैं तो कहते हैं किसी के जेब में 20 रुपये, किसी के जेब में 30 रुपये, कोई बहुत मजबूत हुआ तो 100-125 रुपये रखकर 1,000 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल दे रहा है। कभी आपने सोचा उस ज्योति नाम की लड़की का? ज्योति नाम की उस छोटी लड़की ने अपने विकलांग बाप को लेकर हजारों किलोमीटर का सफ़र साइकिल से तय कर दिया। लेकिन लानत है, मैं लानत कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लानत शब्द कमज़ोर नहीं होता, लानत कह रहा हूँ, लानत भेजता हूँ कि बड़े ही बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको सम्मानित करने चले गए। काश जिस समय वो साइकिल का चक्का पहला घूमा था वहीं पर रोक लिए होते कि ना जा बेटा, हम तुम्हारा मुकम्मल इंतज़ाम कर रहे हैं, हम इस देश के रहनुमाई कर रहे हैं, हम इस देश के नेता हैं, हम मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री है, हम इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे न जा, तुम्हारा समुचित व्यवस्था करेंगे घर पहुंचने के लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जब उसकी दिलेरी देखिए, और वह भी जब इवांका ट्रंप का ट्वीट आता है तब आप जागते हैं। विदेशों से इतना प्रेम, और राहुल गांधी अगर कुछ कह देते हैं तो आपको साफ सूंघ जाता है, साफ सूंघ जाता है आपको। प्रियंका की जुबान खुलती ही प्रियंका जी की तो आपको साफ सूंघ जाता है। सोनिया जी के नाम पर कदम डगमगाने लगते हैं आपके। याद करिएगा मोदी जी, आपने कहा था कि हर आदमी 5-5 दिन 5 तारीख के लिए आपकी घोषणा हुई थी कि 5-5 लोगों को अन्न बांटे, एक आदमी। अगर उस हिसाब से जितनी आपके सदस्य हैं अगर उसने बांटा होता तो हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के घरों आबादी में खाना बंट गया होता। लेकिन आपके मंत्री तो अंताक्षरी खेलने में व्यस्त हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं इस महामारी में। अंताक्षरी ये जले पे नमक कोड़ में खाज के समान है। शर्म आती है कि इस तरह के बयानात आ रहे हैं। हमें इंतजार है आपका भी। मन की बात आती है, देख रहा हूं कि मैं इस बार मन की बात में आप कौन सी घोषणा करते हैं, बड़े ध्यान से सुनता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी बात की भी, और उसी से आपके विचार, आपकी मनोवृत्ति को भी समझने की कोशिश करता हूं। मैं अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा करता था, अर्थशास्त्र मेरा विषय है। आंकड़ों को मैंने खूब बखूबी देखा है। आज हिंदुस्तान के सारे आंकड़े झूठे साबित हो रहे हैं। गरीबी के आंकड़े हम लोगों ने अखबारों में और मैगजीनों में, जर्नल्स में पढ़ा करता था, लेकिन आज आंकड़े सड़कों पर दिख रहे हैं कि हिंदुस्तान कितना गरीब हो गया है कि 2-2 हज़ार किलोमीटर सड़क पर पैदल निकल चला है। वह गरीबी देखने को मिल रही है, वह गरीब देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इससे आगे जाके मैं बात करना चाहता हूं, वह गरीब मानसिक गरीब नहीं है, उनके दिल, उनके जज्बात, उनके इरादे गरीब नहीं हैं। गरीब इस देश के सत्ताधारी लोग हैं। आप गरीब हैं, आपकी विचारधारा गरीब हो गई है, आपकी गरीब मानसिकता आपकी गरीब हो गई है। इसको सुधारने का प्रयास करिए। आज फेसबुक लाइव्स के माध्यम से हम सब पुनः ये कहना चाहते हैं कि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू की अनैतिक गिरफ्तारी हुई है, उनको तत्काल रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि वह गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे, गरीबों के हक में लड़ रहे थे। इसलिए गरीबों के हक में लड़ने वालों को सलाखों के पीछे नहीं, उनको सड़कों पर छोड़ना चाहिए। मैं राहुल जी की बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने 10,000 रुपये देने की बात, आर्थिक सहायता की बात की, उसको लागू किया जाना चाहिए। 7500 रुपये, 7,500 रुपये अगले 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए लोगों के बीच में दिए जाने चाहिए। राशन कार्ड तत्काल सबके बनवाए जाने चाहिए, अंतरिम रूप से राशन कार्ड बनवाए जाना चाहिए। और ऐसा नहीं होगा तो मैं इतना ही कहना चाहते हैं कि आने वाला दिन हिंदुस्तान तो बच जाएगा, लेकिन आपका नाम लेने वाला शायद नहीं होगा।
अगर आपका नाम लिया जाएगा, इतिहास में जब लिखे जाएंगे तो काले शब्दों से लिखे जाएंगे। अपनी बात को एक शेर के साथ कहना चाहता हूँ कि हम वो सैदाई हैं जो नफ़रत को मिटा डालेंगे। हम वो सैदाई हैं जो नफ़रत को मिटा डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी आए तो बदल डालेंगे। हम वो सैदाई हैं जो नफ़रत को मिटा डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी आए तो बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। मोदी जी और योगी जी, होश में आ जाइए, होश में आ जाइए। आज होश में रहकर आवाम से तादात्म्य स्थापित करके इस देश की नागरिकों से तादात्म्य स्थापित करिए, उनके दुख में शरीक होइए। सुख में तो सब शरीक होते हैं, आज ज़रूरत है उनके दुख में शरीक होइए और शरीक होकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को संवारने का काम करिए। तो हम भी शायद आपके बारे में सोच सकेंगे, और नहीं तो बस इतना ही कहेंगे कि इन दीवालों को खोलने का आदेश जारी करिए। अब तो सिर्फ और सिर्फ उसी का सहारा है इस देश में। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च बंद ना करिए, क्योंकि इन पर भी रोक लगाना, इनको भी बंद करना पाप के भागीदार के माना जाएगा। उस पाप का भागीदार मत बनिए। हम सब तो इबादत कर लेंगे, लेकिन आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। हमसे गुजारिश है, आपसे इल्तजा है, मिन्नत कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम को बचा लीजिए, हिंदुस्तान को संभाल लीजिए। और नहीं संभाल सकते हैं तो आप पीठ दिखाकर वापस चले जाइए, हम आगे आएंगे और हम संभालेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।